हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हम आपको ग्रामर के एक्सरसाइज सॉल्व करके बता रहे हैं, जिसमें हमने आपको नरेशन से 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए नरेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताए। और इसके बाद हमने आपको सिंटैक्स के 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताया। और फ्रेंड्स, मुझे पता है कि आपको सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और आपने उसके रूल्स तो सारे पढ़ लिए। आपको रूल्स पता है कि हम दो सेपरेट सेंटेंस को कंबाइन कैसे करते हैं, उसके रूल्स आपको पता है। लेकिन फिर भी जब आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चन को देखकर आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमने इतने सारे रूल्स पढ़े हैं सिंथेसिस में और इसको हमें कंबाइन करने के लिए उन सारे रूल्स में से कौन सा रूल हमें अप्लाई करना होगा। आई थिंक आपको भी इसमें प्रॉब्लम होती होगी। तो फ्रेंड्स, हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से हम इसको पहचान सकते हैं और सेंटेंसेस को आसानी से कंबाइन कर सकते हैं। तो आज हम आपको 2019 बोर्ड एग्जाम में पूछे गए सिंथेसिस के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके बताने वाले हैं। तो देखते रहिए ध्यान से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि शी इज़ वेरी क्लेवर। फर्स्ट क्वेश्चन है शी इज़ वेरी क्लेवर, यानी कि वह बहुत चालाक है। Nobody can befool her. Nobody can befool her. Befool का मतलब मूर्ख बनाना होता है। Nobody can befool her. तो she is very clever. Nobody can befool her. अब ये दो सेपरेट सेंटेंस हमें दिए गए हैं और ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा गया सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसे हमें कंबाइन करना है एक सिंपल सेंटेंस में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि हम इसमें कौन सा रूल अप्लाई करें, तो सबसे पहले तो आपको तीनों का पहचान अच्छे से पता होना चाहिए कि सिंपल सेंटेंस अगर है तो उसमें एक ही क्लॉज होने चाहिए। और एक ही क्लॉज होने का मतलब क्या है कि उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। और अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है तो उसमें आपको याद रखना है कि इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज। और जो कंपाउंड सेंटेंस है इसको समान पदीय कहा जाता है, अर्थात इसमें दोनों का ही अपना अपना पूरा अर्थ होता है, लेकिन दोनों को बीच में कंजंक्शन से कंबाइन किया गया होता है। और अगर ये सब जानने के बावजूद भी आप नहीं जान पाते कि इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा, तो इसके लिए यही एक तरीका है कि आपको इन दोनों सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ निकालना होगा। फिर उसे आप हिंदी में ही कंबाइन करिए। और कंबाइन करते समय आपको याद रखना है कि अगर सिंपल बनाना है तो उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हमें रखना होगा। अगर कॉम्प्लेक्स बनाना है तो दो फाइनाइट वर्ब हो सकता है, लेकिन एक क्लॉज को हमें डिपेंडेंट बनाना होगा और एक को इंडिपेंडेंट। तो ये सभी चीज़ें अगर आप माइंड में रखेंगे तो आसानी से ये बन जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप विद्या क्वेश्चन बैंक से प्रिपरेशन करते हैं अपनी, तो मैं तो आपको नहीं कहूँगा कि आप इसके सॉल्यूशन पे डिपेंड रहिएगा कभी भी। क्वेश्चन तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसमें जो सॉल्यूशन दिए गए हैं उस पर आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। देखिए, इसमें सॉल्यूशन में जो भी आंसर्स दिए गए हैं उसमें मुझे लगभग 60% मुझे गलत ही मिला। इसमें जितने भी सॉल्यूशन इसमें दिए गए हैं, हर 3 या 4 आंसर में से एक आंसर आपको गलत मिल ही जाएगा। तो इसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हैं। विद्या क्वेश्चन बैंक में जो एक्सरसाइज यहाँ पे दिए गए हैं, जो उसका सॉल्यूशन दिया गया है, सॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा मिस्टेक है, आप उसको मत देखिए। और अगर अवतार की अगर बात करें तो अवतार जो सीरीज़ है उसमें भी कमियां हैं, लेकिन उसमें बहुत कम कमियां हैं, उसमें इतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि विद्या क्वेश्चन बैंक में है। विद्या क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन पे हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं करने लायक है। तो देखिए यहाँ पे शी इज़ वेरी क्लेवर, नोबडी कैन बीफूल हर। वह बहुत चालाक है, उसे कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता है। इसे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। देखिए, अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना होता तो इसमें हम सीधे बिकॉज लगा देते। नोबडी कैन बीफूल हर बिकॉज शी इज़ वेरी क्लेवर, यहाँ पे बिकॉज लगा देते तो इसका एक बन जाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और अगर हमें इसे कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता तो इसमें हम सो लगा सकते थे कि शी इज़ वेरी क्लेवर सो नोबडी कैन बीफूल हर। इस तरह से आप बना सकते थे। और देखिए, इसमें यहाँ पे अगर आप चाहें तो पार्टिसिपल का यूज़, अगर हम विद्या क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखते हैं तो इसमें पार्टिसिपल का यूज़ करके बनाया गया है, बीइंग का यूज़ करके सबसे पहले। लेकिन हमने आपको बताया है कि बीइंग का यूज़ हम तभी कर सकते हैं सबसे पहले जब दोनों का सब्जेक्ट सेम रहेगा, यानी कि पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, सबसे पहले जो बीइंग लगा के हम सेंटेंस को बनाते हैं उसको हम तभी यूज़ कर सकते हैं। बीइंग को सेंटेंस में सबसे पहले तब यूज़ कर सकते हैं जब जो दो सेपरेट सेंटेंस दिए गए हैं दोनों का सब्जेक्ट सेम होगा। इसमें सब्जेक्ट शी है और इसमें यहाँ पे नोबडी है, अर्थात यहाँ पे हम बीइंग से स्टार्टिंग कर ही नहीं सकते हैं।
और अगर हम बीइंग से स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये जो हमारा सेंटेंस है नोबडी कैन बी फूल हर, इसको हमें पैसिव वॉइस में चेंज करके इस हर को हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, तब भले यहाँ पे हम बीइंग का यूज कर सकते हैं। जैसे बीइंग वेरी क्लेवर शी कैन नॉट बी फूल्ड, इस तरह से हम बना सकते हैं। बीइंग वेरी क्लेवर शी, यहाँ पे हर को हम सब्जेक्ट बना सकते हैं, शी कैन नॉट बी फूल्ड, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। लेकिन अब दोनों का सब्जेक्ट अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे हम बीइंग से स्टार्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो जैसे आपने TOO इन्फिनिटिव में आपने पढ़ा होगा, जो TOO का यूज करना हमने आपको बताया है कि जैसे शी इज वेरी फैट शी कैन नॉट सिट प्रॉपरली, तो हम बनाते हैं कि शी इज टू फैट टू सिट प्रॉपरली। उसी तरह से हम इसको भी बना सकते हैं कि शी इज टू क्लेवर, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि शी इज टू क्लेवर। इस टू का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा, शी इज टू क्लेवर, और इसके बाद हम यहाँ पे टू बी का यूज करके बीफूल का थर्ड फॉर्म लिखेंगे बीफूल्ड। तो हम इस प्रकार से इसको कंबाइन कर सकते हैं कि शी इज टू क्लेवर टू बी बीफूल्ड, यानी कि वह इतनी चालाक है कि उसे मूर्ख नहीं बनाया जा सकता है। शी इज टू क्लेवर टू बी बीफूल्ड, इस प्रकार से आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते तो इसको ऐसे भी कंबाइन कर सकते थे कि बीइंग वेरी क्लेवर, फिर यहाँ पे कॉमा लगा के शी कैन नॉट बी फूल्ड, इस प्रकार से भी आप इसको कंबाइन कर सकते थे। यहाँ पे हम बीइंग का यूज तभी कर सकते हैं जब दूसरा सब्जेक्ट भी सेम रहेगा। तो यहाँ पे हमने इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया, हर को सब्जेक्ट बना दिया, तो यहाँ पे शी हो गया, अब दोनों का सब्जेक्ट सेम हो गया, इसलिए हमने बीइंग का यूज सबसे पहले यहाँ पे कर दिया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये दोनों तरीका किस तरीके से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल। डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल। और मुझे पता है कि एग्जाम्पल देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या यूज होना चाहिए और इसको किस टाइप का सेंटेंस बनाना है। जैसा कि आपको पता है, इसका अगर हम सेंस निकालते हैं कि डू इट वेल, इसे ठीक से करो या अच्छे से करो, डोंट डू इट एट ऑल या फिर करो ही मत। तो यहाँ पे ये सेंस आ रहा है कि या तो इसे ठीक से करो या तो करो ही मत, यानी कि ईदर और का इसमें यूज होना चाहिए। और ईदर और का यूज हम किस टाइप के सेंटेंस में करते हैं? कंपाउंड सेंटेंस में करते हैं। और क्वेश्चन भी अगर देखा जाए तो इसमें कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो देख लेते हैं। डू इट वेल डोंट डू इट एट ऑल, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि या तो इसे ठीक से करो या तो करो ही मत। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईदर का यूज हमें सबसे पहले इसमें करना होगा। ईदर डू इट वेल, या तो इसे ठीक से करो, और डोंट डू इट एट ऑल। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। ईदर डू इट वेल और डोंट डू इट एट ऑल, या तो इसे ठीक से करो या फिर करो ही मत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन हमारा है, ही इज वेरी स्लो ही कैन नॉट विन द रेस। ही इज वेरी स्लो he cannot win the race। अब देखिए, he is very slow, यानी कि वह बहुत धीमा है। he cannot win the race, वह रेस जीत नहीं सकता है। और देखते हैं इसको हमें कंबाइन किस में करना है। तो यहाँ पे इसको कंबाइन करना हमें एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या इसमें रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। ही इज़ वेरी स्लो, वह बहुत ज़्यादा स्लो है। ही कैन नॉट विन द रेस, वह रेस जीत नहीं सकता है। हाँ, इसमें रीजन और रिजल्ट की बात हो रही है, अर्थात यहाँ पे इसमें एक रीजन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का सब्जेक्ट भी इसमें सेम है। यहाँ भी सब्जेक्ट ही है और यहाँ भी सब्जेक्ट ही है। अब दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो यहाँ पे हम बीइंग का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें बीइंग का यूज करेंगे। बीइंग का मतलब क्या होता है? के नाते, की वजह से।
तो बीइंग वेरी स्लो अर्थात बहुत धीमा होने की वजह से, बीइंग वेरी स्लो। और इसके बाद हम नेक्स्ट वाला जो सेंटेंस इसको वैसे लिख लेंगे, ही कैन नॉट विन द रेस। अब क्योंकि इसमें दोनों में सब्जेक्ट ही था, यानी सेम सब्जेक्ट था, इसलिए हमने यहाँ पे बीइंग का यूज करके इसे कंबाइन कर दिया। और यहाँ पे बीइंग का यूज क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक रीजन वाली बात हो रही थी। वह रेस क्यों नहीं जीत सकता? क्योंकि वह बहुत स्लो था। और जब सिंपल सेंटेंस हमें बनाना है, उसमें एक रीजन की बात हो रही है, तो हम उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बीइंग से स्टार्टिंग करते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? The train was very late. We could not reach there in time. The train was very late. The train was very late. We could not reach there in time. अब देखिए, इस सेंटेंस को देख के आपको तुरंत लग गया होगा कि इसमें भी एक रीजन की बात हो रही है कि हम वहां समय पर क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि ट्रेन बहुत लेट थी। द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। ट्रेन बहुत लेट थी और हम वहां पे समय पे नहीं पहुंच पाए। तो यानी कि यहाँ भी एक रीजन की बात हो रही है। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं इसको कंबाइन किस में करना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है कि इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, जब भी इसमें रीजन की बात हो और कॉम्प्लेक्स बनाना हो तो आप बिकॉज का यूज करेंगे, और रीजन की बात हो कंपाउंड बनाना हो तो सो का यूज कर सकते हैं, और रीजन की बात हो सिंपल अगर सेंटेंस बनाना है तो आप बीइंग से स्टार्टिंग कर सकते हैं अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो। और अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम नहीं है और रीजन का बोध हो रहा है तो आप वहां पे सिंपल बनाने के लिए नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, द ट्रेन वॉज वेरी लेट, वी कुड नॉट रीच देयर इन टाइम। ट्रेन बहुत लेट थी, हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए। तो यहाँ पे हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम कौन सा क्लॉज इसमें लिखेंगे, कौन सा सेंटेंस लिखेंगे? जो हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज क्या बनेगा कि हम वहाँ समय पर नहीं पहुँच पाए। तो यानी कि ये वाला सेंटेंस हमें पहले ऐसे लिख लेना है, वी कुड नॉट रीच देयर, we could not reach there in time because। तो यहाँ पे हम बिकॉज का यूज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, क्योंकि बिकॉज वाला जो एक क्लॉज होगा वो एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा। तो बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी लेट, बिकॉज द ट्रेन वॉज वेरी लेट। इस प्रकार से हम इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं क्या है। द एग्रीमेंट वॉज साइंड। नेक्स्ट है यहाँ पे, द एग्रीमेंट वॉज साइंड। और इसके बाद है ऑल वर सेटिस्फाइड, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो द एग्रीमेंट वॉज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। अब इसमें देखिए, यहाँ भी रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। सब लोग सेटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि एग्रीमेंट को साइन कर लिया गया। तो यहाँ पे एक रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। लेकिन अब इसमें दोनों का सब्जेक्ट हमारा डिफरेंट है। यहाँ पे सब्जेक्ट है द एग्रीमेंट और यहाँ पे सब्जेक्ट है ऑल। इसमें सब्जेक्ट डिफरेंट है, यानी कि इसमें हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करना है। देखिए, इसको सिंपल सेंटेंस में ही कंबाइन करना है। क्वेश्चन देख के ही पता चल जाता है इसको किस में कंबाइन करना होगा। तो द एग्रीमेंट वॉज साइंड, ऑल वर सेटिस्फाइड। इसको एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करना है और इसमें रीजन रिजल्ट की बात हो रही है। तो या तो हम इसमें पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं या फिर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए देखना होगा, अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम है तो पार्टिसिपल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट डिफरेंट है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करेंगे। और यहाँ पे सब्जेक्ट डिफरेंट है, यानी कि सबसे पहले हम इसमें पहला सब्जेक्ट लिख लेंगे। पहला सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे द एग्रीमेंट। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, वॉज साइंड यहाँ पे है, ये पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे हम हैविंग के साथ साथ बीन का यूज करेंगे। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड,
ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में। अगर फर्स्ट वाला जो सेंटेंस है वो पैसिव वॉइस में है तो हैविंग के साथ हम बीन का भी यूज़ करते हैं। द एग्रीमेंट हैविंग बीन साइंड, और इसके बाद हम कॉमा लगा के नेक्स्ट वाला सेंटेंस वैसे लिख सकते हैं, ऑल वर सेटिस्फाइड। तो इस प्रकार से हम इसे एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम। द ट्रेन, इसमें छठवां हमारा है, द ट्रेन विल कम, द ट्रेन विल कम at a certain time, at a certain time. Can you tell me? Can you tell me? अब इसको हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। क्वेश्चन से ये क्लियर हो जाता है कि इसको क्या बनाना होगा। तो हाँ देखिए, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है, कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसमें जो दोनों सेपरेट सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, इसका अगर हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो क्या होगा, द ट्रेन विल कम एट अ सर्टेन टाइम, ट्रेन एक निश्चित समय पर आएगी, एक समय पर आएगी। कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। अब इसके आगे क्या होगा कि ट्रेन कब आएगी, और क्या लगाने पर हमें जो क्लॉज मिलता है पूरा वो नाउन क्लॉज कहलाता है। जो भी हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे यहाँ पे कैन यू टेल मी, क्या तुम मुझे बता सकते हो। अब क्या बता सकते हो, क्या लगा के जब क्वेश्चन करेंगे तो जो भी पूरा क्लॉज मिलेगा वो वहाँ पे एक नाउन क्लॉज होगा। क्या बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज इसमें लिख लेते हैं कि कैन यू टेल मी। पहले यहाँ पे लिखेंगे कैन यू टेल मी, और इसके बाद देखिए जब सर्टेन टाइम, यहाँ पे टाइम की जब बात होती है तो हम एज ए कंजंक्शन यहाँ पे व्हेन का यूज कर सकते हैं। कैन यू टेल मी व्हेन, और इसके तुरंत बाद हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द ट्रेन। व्हेन द ट्रेन विल कम। ये चीज़ याद रखना है कि व्हेन जब भी हम व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन ये सब जब कंजंक्शन की तरह यूज करते हैं तो इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट होना चाहिए। हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के बाद आएगा। इसको एक असर्टिव सेंटेंस की तरह लिखते हैं। तो हो जाएगा कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। अब देखिए यहाँ पे एट अ सर्टेन टाइम, ये पूरा का पूरा हट गया, क्योंकि जब दोनों सेंटेंस को कंबाइन किया गया तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं आए। केवल इसका यही मतलब है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ट्रेन कब आएगी। तो एट अ सर्टेन टाइम इसमें से हट गया पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। ये तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से इसको कंबाइन कर सकते हैं, मुझे पता है। टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, और इसके बाद है ही रोट द गीतांजलि। ही रोट द गीतांजलि। अब इसको भी हमें करना होगा एक सिंपल सेंटेंस में कंबाइन। जी हाँ, इसे हमें एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना है। अब देखिए इसमें बताया गया था कि जब भी जो हमारा सब्जेक्ट है, जो जिसके बारे में बात हो रही है, अगर उसके बारे में दो बातें होती हैं, एक तो हमें केवल उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई कि वो है कौन या था कौन, और उसके बाद उसके द्वारा किए गए कुछ काम की बात होगी। यानी कि इसमें देखिए टैगोर के बारे में पहले बताया गया। टैगोर कौन थे, अ ग्रेट पोएट। टैगोर एक ग्रेट पोएट थे, एक महान कवि थे। अब सेकंड वाले में बताया गया कि उन्होंने गीतांजलि लिखा। तो इसमें देखिए उन्होंने गीतांजलि लिखा, इसमें हम इस बात में से कोई भी चीज़ें हटा नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टैगोर अ ग्रेट पोएट, इसमें से हम वॉज को हटा सकते हैं, क्योंकि इसे सिंपल सेंटेंस बनाना है तो एक वर्ब को हमें हटाना होगा। यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है वॉज, और यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है रोट। तो रोट को तो हम हटा नहीं सकते हैं, वो एक एक्शन वर्ब है। लेकिन यहाँ पे वॉज को हटाया जा सकता है अगर हम इसे फ्रेज इन अपोजिशन के रूल से लिखते हैं तो। और फ्रेज इन अपोजिशन में क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे। अब अगर सब्जेक्ट के बारे में कोई हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है
तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को हटा के वो पूरा फ्रेज लिखेंगे अ ग्रेट पोएट, जैसे यहाँ पे है। ये हो गया टैगोर अ ग्रेट पोएट, फिर कॉमा लगा के, ये 2 कॉमा के बीच में होना चाहिए अगर सब्जेक्ट के लिए है तो। टैगोर अ ग्रेट पोएट। अब इसके बाद सेकंड वाले सेंटेंस में से केवल हमें सब्जेक्ट को हटा के पूरा वैसे इसमें ऐड कर देना है, रोट द गीतांजलि। अगर इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी रहता तो हेल्पिंग वर्ब से लिखा जाता है, यानी केवल सब्जेक्ट को हमें हटाना है। तो ये कंबाइन हो गया कि टैगोर अ ग्रेट पोएट रोट द गीतांजलि, यानी कि महान कवि टैगोर ने गीतांजलि लिखा। तो इस प्रकार से हम इसको फ्रेज इन अपोजिशन के रूल से कंबाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं कि दिस इज अ बुक आई बॉट इट। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक, और नेक्स्ट है कि आई बॉट इट। और इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा। हाँ, यहाँ पे बताया गया किसी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कंबाइन करना है। तो देखिए, दिस इज अ बुक, यह किताब है, आई बॉट इट, मैंने इसे खरीदा था, यानी कि यही वह किताब है जिसे मैंने खरीदा था, यही वह किताब है जिसे मैंने खरीदा था। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए यहाँ पे हम विच का यूज इसमें कर सकते हैं कि दिस इज द बुक। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दिस इज अ बुक की जगह पे कर देंगे द बुक, दिस इज द बुक। अब जिसे के लिए हम हु या विच का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक बुक की बात हो रही है तो इसमें हम हु का यूज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें विच का यूज करना होगा। दिस इज द बुक विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा था, तो हो गया विच आई बॉट। दिस इज द बुक विच आई बॉट, यही वह किताब है जिसे मैंने खरीदा था। इस तरह से आप इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। तो देखिए, जब आप इसको हिंदी अर्थ इसका निकालते हैं और हिंदी में कंबाइन करते हैं तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इसमें कौन सा रूल लगना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं एग्जाम्पल हमारा। नेक्स्ट है द थीफ वॉज कॉट, द थीफ वॉज caught, full stop. The police returned to the police station. The police returned to the police station. अब फ्रेंड्स, इसमें अगर देखिए तो यहाँ भी एक काम होने के बाद, एक काम कंप्लीट होने के बाद दूसरा काम हुआ, द थीफ वॉज कॉट, द पुलिस रिटर्न टू द पुलिस स्टेशन। और अगर एक काम समाप्त होने के बाद दूसरा काम होता है तो उसमें हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है। अगर दोनों का सब्जेक्ट सेम रहता तो हम उसमें पार्टिसिपल का यूज़ कर सकते थे, लेकिन पहला सब्जेक्ट यहाँ पे द थीफ है और दूसरा सब्जेक्ट द पुलिस है, तो इसमें हम पार्टिसिपल का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें अगर सब्जेक्ट डिफरेंट है, इसको एक सिंपल सेंटेंस ही बनाना होगा। देख लेते हैं। हाँ, इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अगर हमें सिंपल सेंटेंस बनाना है और दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट है तो ज़्यादातर यही हमें गेस करना है कि इसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज़ हमें करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सब्जेक्ट लिख देंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में क्या करते हैं, पहला सब्जेक्ट पहले लिखेंगे यहाँ पे द थीफ। अब देखिए वॉज कॉट, ये भी पैसिव वॉइस में है, तो यहाँ पे हैविंग बीन का यूज़ हमें करना होगा। द थीफ हैविंग बीन कॉट, फिर कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं द पुलिस, दूसरा वाला पूरा वैसे ही नोट कर लेना है, द पुलिस रिटर्न्ड टू द पुलिस स्टेशन। इस प्रकार से इसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों का सब्जेक्ट डिफरेंट था और इसे हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। You have put the ornaments somewhere. You have put the ornaments somewhere. और इसके बाद है Please show me the place. Please show me the
प्लेस। अब इसको भी हमें बनाना होगा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जैसा कि क्वेश्चन से क्लियर है कि इसको एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, तुमने गहने कहीं पे रखे हैं। यू हैव पुट द ऑर्नामेंट समवेयर, तुमने कहीं गहने रखे हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। तो क्या दिखाओ कि तुमने गहने कहाँ रखे हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। कौन सा स्थान? जहाँ तुमने गहने रखे हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या लगाने पर भी आंसर मिल रहा है, यानी कि नाउन क्लॉज का भी यूज इसमें कर सकते हैं। और कौन सा प्लेस, जहाँ तुमने गहने रखे हैं, ये एक एडजेक्टिव का भी काम कर रहा है, तो एडजेक्टिव क्लॉज का भी यूज इसमें कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर हम इसमें प्लेस को लिखते हैं, प्लेस के बाद वेयर का यूज करते हैं तो वो एडजेक्टिव क्लॉज कहलाएगा, और द प्लेस नहीं लिखते हैं, मी के तुरंत बाद वेयर का यूज कर देते हैं तो वो एक नाउन क्लॉज हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही कॉम्प्लेक्स के ही रूल हैं। तो हम इसको बना सकते हैं कि प्लीज शो मी। सबसे पहले ये हमें लिखना होगा कि प्लीज शो मी, कृपया मुझे दिखाओ। प्लीज शो मी द प्लेस। चलिए यहाँ पे हम द प्लेस का भी यूज कर देते हैं। प्लीज शो मी द प्लेस, कृपया मुझे वह स्थान दिखाओ। अब जहाँ तुमने गहने रखे हैं, तो जहाँ के लिए जब स्थान की बात होगी तो उसमें हमें कंजंक्शन वेयर का यूज करना है। प्लीज शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। अब यहाँ पे भी देखिए, इसमें कहीं ये समवेयर वाला इसमें आया ही नहीं कि तुमने गहने कहीं रखे हैं। समवेयर नहीं आया कहीं भी, तो उसको हटा दिया जाएगा। तो सेंटेंस हमारा कंबाइन हो गया कि प्लीज शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। या फिर हम सीधे ऐसे बना सकते थे, शो मी वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स, लेकिन यहाँ पे ये ज़्यादा सुटेबल है, प्लीज शो मी द प्लेस वेयर यू हैव पुट द ऑर्नामेंट्स। रीता फाउंड हर पेन, यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा, रीता फाउंड हर पेन। और इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस, इसमें द पेन वॉज लॉस्ट, द पेन वॉज लॉस्ट। अब ये एक सिंपल सेंटेंस भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है, लेकिन देखते हैं इसमें क्या बनाना है। हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, इसको हमें बनाना है एक सिंपल सेंटेंस। तो रीता फाउंड हर पेन, यानी कि रीता ने अपना पेन पाया। द पेन वॉज लॉस्ट, वह पेन खो गया था। अब दोनों को कंबाइन कर लीजिए कि रीता ने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो यहाँ पे लॉस्ट अगर देखा जाए तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम क्या करेंगे, इसमें जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो है, इसको हम, क्योंकि ये एडजेक्टिव का काम करता है और एडजेक्टिव का यूज़ हम ज़्यादातर नाउन के ठीक पहले करते हैं, तो यहाँ पे ये जो नाउन है पेन, इसी पेन के लिए यहाँ पे एडजेक्टिव लॉस्ट का यूज़ किया गया है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा मेन इसमें सेंटेंस है उसी को हमें लिखना होगा। जैसे रीता फाउंड हर पेन, ये हमारा मेन सेंटेंस इसमें है कि रीता को उसकी पेन मिल गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे नाउन है इस थर्ड फॉर्म को लाके नाउन के पहले रख देना है। तो क्या हो जाएगा कि रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन। ये तो बहुत ही सिंपल था, रीता फाउंड हर लॉस्ट पेन, इसमें पास्ट पार्टिसिपल का यूज किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम, जो कि रामू वेंट टू कानपुर। नेक्स्ट यहाँ पे रामू वेंट टू कानपुर, और इसके बाद है he met his friend there, he met his friend there। और इसको हमें बनाना है कंपाउंड सेंटेंस। इसमें देखिए एक ही सब्जेक्ट द्वारा दो एक्शन यहाँ पे हुआ है, तो इसमें हम सीधे एंड का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। अगर कंपाउंड बनाना है तो हमारी माइंड में कंपाउंड के चारों टाइप के कंजंक्शन आने चाहिए, कुमुलेटिव कंजंक्शन, अल्टरनेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन और इलेटिव कंजंक्शन। ये चारों हमारी माइंड में तुरंत आने चाहिए जैसे हम कंपाउंड को देखते हैं। तो अब इनमें से क्या लग सकता है, कुमुलेटिव का मतलब जोड़ बताने वाले। तो इसमें देखिए दो काम इसमें हुआ,
रामू कानपुर गया और उसने क्या किया, अपने फ्रेंड से भी वो मिला। तो इसको हमें ज्वाइन करना है, अर्थात कुमुलेटिव जोड़ बताने वाला हमें यहाँ पे यूज करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सीधे लिख सकते हैं कि रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड। यहाँ पे सीधे, यहाँ पे देयर का भी यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है, सीधे बन जाएगा रामू वेंट टू कानपुर एंड मेट हिज फ्रेंड। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा जो कि है, रवि वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। रवि वर्कड हार्ड he could not get good marks। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसका सिंपल भी बन सकता है, कॉम्प्लेक्स भी बन सकता है और कंपाउंड भी बन सकता है। और देखते हैं इसको हमें क्या बनाना है। यहाँ पे दिया गया इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए, ज़्यादातर सिंपल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है कि रवि वर्कड हार्ड ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। इसमें अगर देखिए तो इसमें कंट्रास्ट का बोध हो रहा है, दोनों सेंटेंस आपस में विरोधी हैं। और ये कैसे पता चलेगा इसमें कंट्रास्ट है, अगर हम केवल पहले वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं, इसके बाद जो हमारे माइंड में आएगा कि इसके बाद क्या होना चाहिए, और जब हम दूसरा वाला सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें देखेंगे उसका कुछ अपोजिट ही रहेगा। जैसे रवि वर्कड हार्ड, रवि ने कठिन परिश्रम किया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि इसके आगे क्या होना चाहिए कि वह बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया या फिर वह सफल हो गया, इस तरह का कुछ होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे दिया क्या गया, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर सका। तो यहाँ भी कंट्रास्ट का बोध हो रहा है। तो अगर कंट्रास्ट का बोध हो रहा है और उसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उसमें हम इन स्पाइट ऑफ का यूज करते हैं। अगर कंट्रास्ट का बोध हो रहा है, सिंपल सेंटेंस बनाना है तो इन स्पाइट ऑफ का यूज करना होगा जो कि एक प्रेपोजिशन है। और अगर इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा, कंट्रास्ट वाले सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए, तो उसमें हमें दो या ऑल्दो का यूज करना होगा। और अगर हम इसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना रहे हैं तो इसमें बट, येट, स्टिल, हाउएवर इन सब का यूज कर सकते हैं। तो देखिए इसको हमें एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी कि यहाँ पे हम इन स्पाइट ऑफ का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का यूज कर देते हैं, इन स्पाइट ऑफ। अब देखिए यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ के बाद एक वर्ब आ गया, वर्कड हार्ड। और आपने पढ़ा होगा कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद अगर कोई वर्ब आता है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आना चाहिए, जीरंड फॉर्म में आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्कड हार्ड है, ये हो जाएगा वर्किंग हार्ड। इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद अगर कोई वर्ब आएगा तो वो जीरंड फॉर्म में आएगा, इसलिए यहाँ पे वर्किंग हार्ड हो गया। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब इसके बाद कॉमा लगा के हम दूसरा वाला सेंटेंस पूरा वैसे लिख लेंगे, ही कुड नॉट गेट गुड मार्क्स। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कठिन परिश्रम करने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ मतलब क्या, के बावजूद, कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं कर सका। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज। सम पीपल डाई for some people die for some noble cause। और इसके बाद है, they are honored by everyone। they are honored by एवरीवन। और देखिए इसको हमें कंबाइन करना है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है हमें। सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, यानी कुछ लोग कुछ श्रेष्ठ काम की वजह से मरते हैं, श्रेष्ठ काम के लिए मरते हैं, कुछ महान काम के लिए मरते हैं। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, और सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। अर्थात वे लोग जो, यहाँ पे अगर इसको कंबाइन करते हैं तो वे लोग जो किसी बड़े काम, किसी महान काम के लिए मरते हैं, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि सम पीपल, इसको कंबाइन करने के लिए या तो हम सम पीपल से यहाँ पे लिख सकते हैं,
या फिर सीधे द पीपल यहाँ पे लगा सकते हैं, द पीपल हु डाई, द पीपल हु डाई। सम को हटा के यहाँ पे हम द का भी यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज, फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। यहाँ से हमें सब्जेक्ट को हटा देना है, ये हो जाएगा आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, अर्थात वे लोग जो किसी श्रेष्ठ काम के लिए मरते हैं, सभी के द्वारा उनका सम्मान किया जाता है। द पीपल हु डाई फॉर सम नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। इस प्रकार से हम इसको कंबाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये पूरा सभी सेंटेंसेस अच्छे से समझ में आए होंगे। और फ्रेंड्स, हमने आपको 2019 का एक्सरसाइज कराया है, तो आप खुद से 2018 के जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सिंथेसिस के, उसको कंबाइन करिए और उसमें जहाँ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं आपके सारे क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई भी करता हूँ, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।